चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को। तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंद्र कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंद्र की ओर देखा। चंद्र चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छां। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंद्र के पास जाकर बोली, क्यों चंद्र, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंद्र, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। चंद्र समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चले। उठ पिंती, बिलैया कहीं की। चंद्र को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंद्र, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए। फिर फायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया तो वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपना कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु शैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंद्र चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंद्र? तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था? आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी ना सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंद्र, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंद्र ने कहा। जाए बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दबाए आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंद्र से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई। तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंद्र दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूं। पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइज बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की। चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंद्र पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंद्र आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंद्र उधर सुधा। चंद्र ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंद्र ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंद्र को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंद्र ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंद्र, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंद्र, तुमने अच्छा नहीं किया। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंद्र और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंद्र की ओर देखकर हंस पड़ी।
शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया बिंती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हो। बिंती ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थता की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बल्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिंती से कहा, आपको पहली दफा देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिंती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो कुटुरगू करके घर गुजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिंती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, उधर फिर खूब खिले हैं, बिंती ने सुधा से कहा। चलो दीदी, और चंद्र के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिंती ने चंद्र से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूं बिंती, लेकिन पता नहीं कहां मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंद्र ने बात टाल दी। वह बिंती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिंती ने चंद्र को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि व्यवहारों को कहां सीमित रखूं। बिंती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदन ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिंती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंद्र से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंद्र किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंद्र और बिंती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ, चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंद्र के कंधे से वह टिककर बैठ गई और किताब चंद्र की गोद में रख दी। बिंती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉर्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंद्र ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरे निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं, और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिंती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई,
न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करोड़ सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है या तुमने कभी नहीं बताया था? हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नॉर्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमड़ते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। विंती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती तो कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान, डॉक्टर साहब परेशान। रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया, यह कल की गर्मी का असर है। विंती ने एक बार पूछा, चंद्र को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। विंती ने ड्राइवर से कहा, चंद्र को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंद्र को बुलाने नहीं गया। जब चंद्र पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर की जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैन रही है, और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंद्र को देखते ही कहा। चंद्र जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस पैक रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छन कर आ रही है। चंद्र की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली, अजब सी आग्नेय निगाहों से चंद्र की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती इनसे कह दो जाए यहां से। बिंती स्तब्ध। चंद्र नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों, पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ गई। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंद्र की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाँफती हुई आवाज में बोली, बिंती इनसे कह दो जाए यहां से। चंद्र चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंद्र का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी क्या हुआ तुम्हें? चंद्र ने बहुत आहत हो, बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो। कल अपने मित्र के यहां मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदन ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसु, पापा, डॉक्टर सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसु कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंद्र मैं पागल हूं, मैं क्या करूं? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंद्र चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहां ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा मैं तुम्हें प्यार करती हूं? सुधा बोली। चंद्र ने बिंती की ओर देखा। क्यों बिंती? बिंती से मैं कुछ नहीं छिपाता।
क्यों पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंद्र बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते। तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई? गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहां से, मैं कहती हूं जाओ यहां से, दांत पीस कर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिंती चौंक उठी, चंद्र चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, या सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह रूप कैसे ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकता? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं। साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी, या तो चंद्र की हार थी? और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंद्र की आत्मा है। इसे अब चंद्र खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को खोट डालने की हत्या का पाप चंद्र के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्या उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिंती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिंती ने पूछा बड़े स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। बिंती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंद्र अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंद्र बैठ गया। सुधा ने चंद्र का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और उंगलियों से चंद्र के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंद्र, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी न करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंद्र के सिर को अपनी गोद में खींचते हुए सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिंती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तो गवाह रहेगी ताकि बाद में चंद्र यह ना कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिंती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, तुम ही बताओ चंद्र कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो या कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंद्र, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है, और तुम कितनी ऊंचाई पर हो मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंद्र बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंद्र कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंद्र कुछ नहीं बोला,
सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती उंगलियां रखती। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीनों पहले जब गेसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह न तुमसे छिपा है न मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है या स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं। इसीलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहां भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। सुधा ने चंदर की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना, ऐसे मत देखो। यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगी। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूंगी, सबल रहूंगी और सशक्त रहूंगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहीं सुखी ना रह पाई फिर, और उन्हें वह भावना, वह उपासना ना दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूं और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकते जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो? तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है, और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसे लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहां तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूं। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूं कि मैं चंद्रमा हूं, सूर्य की किरणों से ही मुझ में चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांवों से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंदन ने कहा, और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब कुछ कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं? देखा देखा बिनती, अभी अभी कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसी और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, बिनती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए।
सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा। अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिंती, कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं, अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिंती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को बहुत बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के एक दिन पहले ही से बिंती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिंती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया। उसके बदले में चंदर ने बिंती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी आ रही हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंद्र बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब ढंग कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख ले। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिंती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजी ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मान रहे हैं ना? हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रूंध गया और आंख छलछला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं। और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भूंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वो लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बट ये मसूरी चला गया है और वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है। मैं तो आज जा रही हूँ, सुधा बोली। हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा, चंदर ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है। अभी रोई थी क्या? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना। चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर आया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वो ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफारी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। यह हमारे शिष्य और लड़की, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्युनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तो नहाए लो शंकरी, फिर चाय ठंडाए जाइए, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई यह लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यहीं कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के हैं, ये तो किरिस्तान है। हमरो धर्म बिगड़िए और हमरो धर्म बिगड़िए आए के, बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही यह शादी तय कराई थी। लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी।
शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ के चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचानते हो नहीं? पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वो उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी ली, दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है, या तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर जातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरो वहीं कौन बैस हो गई है, तुहो कहे नहीं बहुरिया ले होते। सुधी के अकेले मन न लगी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं, यह जाने दीजिए, आइए बात करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी थे। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अभी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंद्र को बुलाया। चंद्र बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं अब चंद्र को याद थोड़ी है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंद्र हंस दे और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे, और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंद्र झेंप गया। पाजी कहेंगी, बहुत बेशरम हो गई है, पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूं, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं, आप जितना चाहें रीति रस्म अपने मन से कर लें। हम तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा, शाम को अगवानी और विवाह कर दें, दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत
सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ, इसलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है, आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुबह से शीघ्रम, फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक ऊ आए रहे जूताखोर। एक ठुक कागज थमाए के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठ शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बड़ियाँ और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदन ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है?